हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो BCOC 131 वित्तीय लेखाकरण के हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे, शाखा लेखाकरण से आप क्या समझते हैं? शाखा खातों को बनाए रखने के तरीके क्या है? ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। हम जो है इसमें देखने वाले हैं जो कि रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जो इसके आने की संभावना ज़्यादा होती है, उसी क्वेश्चन का जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, शाखा लेखाकरण से आप क्या समझते हैं? शाखा लेखाकरण ब्रांच अकाउंटिंग लेखाकरण की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी व्यवसाय की विभिन्न शाखाओं के लेन देन का पृथक रूप से लेखा रखा जाता है। जब कोई व्यापारिक संस्था अपने मुख्य कार्यालय यानी हेड ऑफिस के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर शाखाएं स्थापित करती है, तब प्रत्येक शाखा की आय, व्यय, लाभ एवं हानि का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए शाखा लेखाकरण की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक शाखा के कार्यों पर नियंत्रण रखना तथा उनकी लाभप्रदता पर मूल्यांकन करना होता है। आज के समय में बड़ी व्यापारिक संस्थाएं, बैंक, बीमा कंपनियां तथा खुदरा व्यापारिक प्रतिष्ठान अनेक शहरों और राज्यों में अपनी शाखाएं संचालित करती है। यदि सभी शाखाओं का हिसाब एक ही स्थान पर रखा जाए तो सही जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है। प्रत्येक शाखा का अलग अलग लेखा तैयार किया जाता है जिसे शाखा लेखाकरण कहा जाता है। शाखा लेखाकरण के उद्देश्य। शाखा लेखाकरण के उद्देश्य क्या है? प्रत्येक शाखा के लाभ या हानि का पता लगाना। दूसरा है शाखाओं के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। तीसरा है शाखा प्रबंधकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना। चौथा है धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की संभावना को कम करना। पांचवा है मुख्य कार्यालय को शाखाओं की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्रदान करना। छठा है भविष्य की व्यावसायिक योजनाएं बनाने में सहायता करना। शाखा लेखाकरण का महत्व। शाखा लेखाकरण का महत्व क्या है? शाखा लेखाकरण के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी शाखा लाभ कमा रही है और कौन सी शाखा अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही है। इससे प्रबंधन को उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। साथ ही शाखाओं में होने वाले खर्चों और आय का अलग अलग विश्लेषण भी संभव हो जाता है। बड़े बड़े संगठनों में यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। शाखा खातों को बनाए रखने के तरीके। ये तरीके क्या हैं? पॉइंट वाइज हम जो है इसे देखने वाले हैं। तो शाखा खातों को बनाए रखने के कई तरीके हैं। व्यवसाय की आवश्यकता। शाखा के आकार तथा उसकी स्वतंत्रता के आधार पर उपयुक्त पद्धति अपनाई जाती है। पहला देखेंगे देनदार पद्धति। यह शाखा लेखाकरण की सबसे सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस पद्धति में मुख्य कार्यालय अपनी पुस्तक में केवल एक शाखा खाता खोलता है। शाखा को भेजे गए माल, नगद खर्च तथा शाखा से प्राप्त राशि का लेखा इसी खाते में किया जाता है। इस पद्धति में शाखा का पूरा विवरण एक ही खाते में उपलब्ध हो जाता है। लेखा अवधि के अंत में शाखा खाते का शेष लाभ या हानि को दर्शाता है। अब लाभ क्या? तो लाभ जो है सरल एवं कम खर्चीली पद्धति। छोटी शाखाओं के लिए उपयुक्त। लाभ या हानि का शीघ्र पता चलना। सीमाएं क्या है इसकी? तो विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती। परिसंपत्तियों और देयताओं का अलग विवरण नहीं मिलता। दूसरा है अंतिम खाते पद्धति, फाइनल अकाउंट सिस्टम। इस पद्धति में शाखा के लिए अलग से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। शाखा को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है और उसके सभी आय व्यय का पृथक लेखा रखा जाता है। इस प्रणाली द्वारा शाखा की वास्तविक वित्तीय स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इसके लाभ जो है
विस्तृत वित्तीय जानकारी प्राप्त होती है। शाखा की लाभप्रदता का सही मूल्यांकन संभव होता है। बड़ी शाखाओं के लिए उपयोगी सीमाएं, इसके भी कुछ सीमाएं हैं। अधिक समय और श्रम की आवश्यकता, लेखांकन प्रक्रिया जटिल होती है। तीसरा जो है इसका स्टॉक एवं देनदार पद्धति। जब मुख्य कार्यालय शाखा को माल लागत से अधिक मूल्य पर भेजता है तब इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न खाते जैसे स्टॉक शाखा स्टॉक खाता, शाखा देनदार खाता, शाखा समायोजन खाता, शाखा व्यय खाता आदि बनाए जाते हैं। यह पद्धति शाखा के स्टॉक पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती है तथा माल के लाभांश लोडिंग को भी स्पष्ट करती है। लाभ जो है इसके स्टॉक पर प्रभावी नियंत्रण, माल की चोरी या कमी का पता चल सकता है। लाभ का अधिक सही निर्धारण। सीमाएं जो है अपेक्षाकृत जटिल पद्धति, अधिक खाता का रखरखाव करना पड़ता है। और जो है चौथा है थोक शाखा पद्धति। इस पद्धति का उपयोग उन शाखाओं में किया जाता है जहां मुख्य कार्यालय माल की बिक्री मूल्य पर भेजता है। शाखा को स्वतंत्र विक्रय इकाई माना जाता है। इसमें सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ का पृथक निर्धारण किया जाता है। लाभ जो है लाभ का सही आकलन इसमें होता है। बिक्री प्रदर्शन का विश्लेषण आसान। सीमाएं, इसके भी कुछ सीमाएं हैं। जटिल लेखांकन प्रक्रिया, अधिक रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता। अब जो है पांचवा जो है इसका स्वतंत्र शाखा पद्धति। इस पद्धति में शाखा को लगभग स्वतंत्र व्यवसाय माना जाता है। शाखा स्वयं अपनी लेखा पुस्तकों का रखरखाव करती है तथा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा बैलेंस शीट तैयार करती है। इस वर्ष के अंत में इन खातों के मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में सम्मिलित किया जाता है। इसके जो है लाभ, शाखा की पूर्ण वित्तीय स्थिति ज्ञात होती है, प्रबंधन को विस्तृत जानकारी मिलती है, बड़ी एवं दूरस्थ शाखाओं के लिए उपयुक्त होती है। इसकी सीमाएं हैं अधिक लागत एवं समय, प्रशिक्षित लेखाकारों की आवश्यकता। निष्कर्ष में अंततः कहा जा सकता है कि शाखा लेखाकरण किसी भी बहुशाखीय व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसके माध्यम से प्रत्येक शाखा की आय, व्यय, लाभ, हानि तथा वित्तीय स्थिति का पृथक मूल्यांकन किया जा सकता है। शाखा खातों को बनाए रखने के लिए देनदार पद्धति, अंतिम खाते पद्धति, स्टॉक एवं देनदार पद्धति, थोक शाखा पद्धति तथा स्वतंत्र शाखा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। व्यवसाय अपनी आवश्यकता और शाखा की प्रकृति के अनुसार इनमें से किसी भी पद्धति को अपनाता है। शाखा लेखाकरण न केवल वित्तीय नियंत्रण को मजबूत बनाता है बल्कि प्रबंधन को उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होते हैं। मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं? अस्थायी किस्त पद्धति के लाभ और हानियां लिखिए। मूल्यह्रास से जो है एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं? इस तरह का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे प्रस्तावना में। व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली अस्थायी संपत्तियां जैसे मशीन, भवन, फर्नीचर, वाहन आदि समय के साथ अपना मूल्य खोती जाती है। यानी जो है समय के साथ जो है मूल्य उसका जो है मूल्य गिरता है, उसे जो है मूल्यह्रास कहते हैं। उपयोग, समय के प्रभाव, टूट फूट, तकनीकी परिवर्तन तथा प्राकृतिक कारणों से इन संपत्ति की उपयोगिता और मूल्य में कमी आती है। इस मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। तो जैसे कोई भी सामान है, वस्तु है, भवन है, फर्नीचर है, जो समय के प्रभाव से, उपयोग से, टूट फूट, तकनीकी परिवर्तन या प्राकृतिक कारण से जो है इन संपत्ति में जो कमी आती है मूल्यों की, उस मूल्य की कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। लेखांकन में मूल्यह्रास का सही निर्धारण आवश्यक है ताकि व्यवसाय का वास्तविक लाभ ज्ञात किया जा सके और संपत्तियों का सही मूल्यांकन बैलेंस शीट पर प्रदर्शित हो सके। मूल्यह्रास का अर्थ क्या है? मूल्यह्रास वह क्रमिक एवं अस्थायी कमी है जो किसी अस्थायी संपत्ति के मूल्य
में उसके उपयोग समय बीतने, घिसावट, तकनीकी परिवर्तन अथवा अन्य कारणों से आती है। R.N. कार्टर के अनुसार मूल्यह्रास किसी अस्थायी संपत्ति के उपयोग के कारण उसके मूल्य में होने वाली क्रमिक कमी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मशीन को 1 लाख में खरीदा गया और कुछ वर्षों में उपयोग के बाद उसका मूल्य 70,000 रह गया, तो 30,000 रुपये की कमी को मूल्यह्रास कहा जाएगा। मूल्यह्रास की आवश्यकता: व्यवसाय का वास्तविक लाभ ज्ञात करने के लिए, संपत्तियों का सही मूल्य प्रदर्शित करने के लिए, भविष्य में संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु निधि उपलब्ध कराने के लिए, आय एवं व्यय के मिलान सिद्धांत का पालन करने के लिए, पांचवा जो है वित्तीय विवरणों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए। अब देखेंगे अस्थायी किस्त पद्धति इसका क्या है। मूल्यह्रास की विभिन्न विधियों में अस्थायी किस्त पद्धति सबसे सरल और लोकप्रिय विधि है। इसे सामान्य किस्त पद्धति भी कहा जाता है। इस विधि में प्रत्येक वर्ष संपत्ति का समान राशि का मूल्यह्रास लगाया जाता है, अर्थात हर वर्ष मूल्यह्रास की राशि समान रहती है। इसका जो है सूत्र है मूल्यह्रास बराबर संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटा अनुमानित उपयोगी जीवन। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक मशीन की कीमत 1 लाख रुपये में खरीदी गई है, उसका जो है अवशिष्ट मूल्य 10,000 है तथा उपयोगी जीवन 10 वर्ष है। तब वार्षिक मूल्यह्रास होगा 1 लाख माइनस 10,000 बटे 10 बराबर 9,000, अर्थात प्रत्येक वर्ष जो है 9,000 रुपये का मूल्यह्रास लगाया जाएगा। अस्थायी किस्त पद्धति के लाभ: पहला जो है सरल एवं समझने में आसान। यह विधि अत्यंत सरल, मूल्यह्रास की गणना आसानी से की जा सकती है, इसके लिए जटिल गणनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है प्रत्येक वर्ष समान भार, हर वर्ष जो है समान राशि का मूल्यह्रास लगाया जाता है, इसे लेखांकन कार्य सरल और व्यवस्थित रहता है। तीसरा है वास्तविक लाभ ज्ञात करने में सहायता, मूल्यह्रास को प्रत्येक वर्ष व्यय के रूप में दिखाने से व्यवसाय का वास्तविक लाभ ज्ञात किया जा सकता है। चौथा है छोटे व्यवसायों के लिए उपयुक्त, छोटे एवं मध्यम आकार के व्यवसायों में यह निधि विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि इसकी प्रक्रिया सरल होती है। पांचवा है बजट एवं योजना बनाने में सुविधा, हर वर्ष जो है मूल्यह्रास की राशि निश्चित होने से भविष्य की वित्तीय योजना बनाना आसान हो जाता है। छठा है स्थिर आय वाली संपत्तियों के लिए उपयुक्त, ऐसी संपत्तियां जिनकी उपयोगिता पूरे जीवन काल में लगभग समान रहती है, उनके लिए यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। सातवां जो है समय की बचत, हर वर्ष नई गणना करने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार निर्धारित राशि पूरे जीवन काल तक लागू रहती है। आठवां जो है लेखांकन में एकरूपता, प्रत्येक वर्ष समान मूल्यह्रास होने से कारण खातों में एकरूपता बनी रहती है और तुलना करना आसान हो जाता है। अब जो है अस्थायी किस्त पद्धति की जो है हानि क्या है। पहला हानि है जो है मरम्मत व्यय को ध्यान में नहीं रखती, संपत्ति पुरानी होने पर मरम्मत एवं रख रखाव का खर्च बढ़ता है, लेकिन इस विधि को मूल्यह्रास की राशि समान रहती है, इसलिए कुल व्यय समान नहीं रहता। दूसरा है वास्तविक उपयोग की उपेक्षा, यह विधि संपत्ति के वास्तविक उपयोग को ध्यान में नहीं रखती है, चाहे मशीन अधिक चले या कम, मूल्यह्रास समान ही लगाया जाता है। तीसरा जो है बड़ी किस्तों के लिए कम उपयुक्त, उद्योगों में उपयोग होने वाली भारी मशीनों के लिए यह विधि हमेशा उपयुक्त नहीं होती क्योंकि उनकी कार्यक्षमता समय के साथ तेजी से घटती है। चौथा है ब्याज तत्व में अनदेखी, इस विधि में जो है पूंजी पर ब्याज के प्रभाव को नहीं माना जाता, जिससे कुछ परिस्थितियों में वास्तविक लागत का सही आकलन नहीं हो पाता है। पांचवा जो है संपत्ति का मूल्य हमेशा वास्तविक नहीं दिखता, कई बार बाजार में संपत्ति का मूल्य तेजी से घटता है जबकि इस विधि में समान दर से कमी दिखाई जाती है, इससे बैलेंस शीट में प्रदर्शित मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य से भिन्न हो सकता है। छठा जो है तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव नहीं, नई तकनीक आने से संपत्ति शीघ्र अप्रचलित हो सकती है, लेकिन यह विधि उस प्रभाव को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाती है। सातवां जो है उपयोगिता में कमी का सही चित्र नहीं,
जैसे जैसे संपत्ति पुरानी होती जाती है उसकी कार्यक्षमता घटती है, परंतु मूल्यह्रास की राशि समान रहने से वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। आठवां जो है लाभ का सटीक निर्धारण नहीं। कुछ मामले में जो है संपत्ति के उपयोग एवं रखरखाव की बदलती लागतों को ध्यान में न रखने के कारण लाभ का निर्धारण पूरी तरह सटीक नहीं हो पाता है। निष्कर्ष में लिखेंगे हम जो है मुख्य ह्रास अस्थायी संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली क्रमिक कमी को दर्शाता है। यह लेखांकन का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि इसके बिना वास्तविक लाभ और संपत्तियों का सही मूल्यांकन ज्ञात नहीं किया जा सकता। अस्थायी किस्त पद्धति मूल्यह्रास की सबसे सरल और लोकप्रिय विधि है, जिसमें प्रत्येक वर्ष समान राशि का मूल्यह्रास लगाया जाता है। यद्यपि यह विधि सरल, सुविधाजनक और छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त है, फिर भी यह वास्तविक उपयोग, बढ़ते मरम्मत खर्च तथा तकनीकी परिवर्तनों को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करती। इसलिए व्यवसाय की प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार उचित मूल्यह्रास विधि का चयन किया जाना चाहिए। अब जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम जो है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन जो आता है 10 मार्क्स का, इसमें मतलब कि 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं, दोनों आपको करने होते हैं। ये 10 मार्क्स करके आता है क्वेश्चन, इसे भी हम देखते हैं। किराया क्रय अनुबंध की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। किराया क्रय अनुबंध जो है वस्तुओं की बिक्री की एक विशेष अवस्था है जिसमें क्रेता किसी वस्तु को तुरंत उपयोग में ले सकता है, लेकिन उसका पूर्ण स्वामित्व तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक वह निर्धारित सभी किस्तों का भुगतान नहीं कर देता है। इस प्रणाली में विक्रेता वस्तु को क्रेता को सौंप देता है और क्रेता नियमित अंतराल पर किस्त के रूप में भुगतान करता है। इस अनुबंध के अंतर्गत वस्तु का कब्जा प्रारंभ में ही क्रेता को मिल जाता है, परंतु स्वामित्व अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही हस्तांतरित होता है। यदि क्रेता किसी कारणवश शेष किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता तो विक्रेता को वस्तु वापस लेने का अधिकार होता है। यानी जो है विक्रेता अगर किसी भी वस्तु को किस्त में दिया है, सेल किया है, उसे जो है जब तक आप कंप्लीट भुगतान नहीं करते हैं, अंतिम किस्त तक भुगतान नहीं होता है, तो आपका जो है स्वामित्व आपका यानी कि ओनरशिप आपके पास नहीं मिलता है उस वस्तु का। किराया क्रय अनुबंध की मुख्य प्रमुख विशेषताएं जो है, पहला है किस्तों में भुगतान। वस्तु का मूल्य एकमुश्त न देकर किस्तों में चुकाया जाता है। दूसरा, स्वामित्व का विलंबित हस्तांतरण। अंतिम किस्त के भुगतान तक वस्तु का स्वामित्व विक्रेता के पास रहता है। स्वामित्व का जो है विलंबित हस्तांतरण, क्योंकि इसमें जब तक आप कंप्लीट किस्त को भुगतान नहीं करेंगे तब तक आपका स्वामित्व नहीं होगा। तीसरा है वस्तु का तत्काल उपयोग। क्रेता वस्तु का उपयोग प्रारंभ से ही कर सकता है। ब्याज का समावेश। किस्तों में मूल्य के साथ ब्याज भी शामिल होता है। अनुबंध समाप्त करने का अधिकार। क्रेता चाहे तो भविष्य की किस्तें न देकर वस्तु वापस कर सकता है। छठा जो है विक्रेता का पुनः अधिकार। भुगतान न होने पर विक्रेता वस्तु वापस ले सकता है। इसके जो है लाभ क्या है? क्रेता को बड़ी राशि एक साथ नहीं देनी पड़ती है। सीमित पूंजी वाले व्यक्ति भी महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। विक्रेता की बिक्री में वृद्धि होती है। भुगतान आसान किस्तों में होता है। वस्तु का उपयोग तुरंत शुरू किया जा सकता है। हानि क्या है? तो कुल भुगतान नगद मूल्य से अधिक होता है क्योंकि इसमें ब्याज शामिल रहता है। किस्तों के भुगतान में चूक होने पर वस्तु वापस ली जा सकती है। क्रेता को पूर्ण स्वामित्व देर से प्राप्त होता है। लेखांकन अपेक्षाकृत जटिल होता है। निष्कर्ष में जो है किराया क्रय अनुबंध आधुनिक व्यापार में अत्यंत लोकप्रिय प्रणाली है। वाहन, मशीनरी, घरेलू उपकरण आदि की खरीद में इसका व्यापक उपयोग होता है। यह क्रेता को सुविधाजनक भुगतान व्यवस्था प्रदान करता है तथा विक्रेता की बिक्री बढ़ाने में सहायता करता है। अब जो है इसी का जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये भी जो है 10 मार्क्स का आता है। किसी आश्रित शाखा के रखने की 3 विधियों के नाम बताइए और समझाइए कि प्रत्येक विधि के लाभ कैसे निर्धारित करती है। आश्रित खाता, वह शाखा आश्रित शाखा जो है वह शाखा होती है जो अपने प्रमुख कार्यों के लिए
मुख्य कार्यालय पर निर्भर रहती है। शाखा के खातों का रख रखाव मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाता है। आश्रित शाखाओं का लाभ ज्ञात करने के लिए सामान्यतः 3 विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला जो है देनदार प्रणाली। यह आश्रित शाखा के खातों की सबसे सरल और प्रचलित विधि है। इस प्रणाली में मुख्य कार्यालय शाखा तैयार करता है और शाखा से संबंधित सभी लेन देन उसी खाते में दर्ज करता है। इसका जो है लाभ क्या है? लाभ जो है शाखा खाते में डेबिट पक्ष में शाखा को भेजे गए माल, नगद एवं अन्य खर्च दर्ज किए जाते हैं, जबकि क्रेडिट पक्ष में शाखा द्वारा की गई बिक्री, प्राप्त नगद और समापन स्टॉक दर्ज किया जाता है। इसका सूत्र क्या है? शाखा खाते का क्रेडिट पक्ष माइनस डेबिट पक्ष बराबर जो है शाखा का लाभ। यदि डेबिट पक्ष अधिक हो जाए तो शाखा को हानि होती है। विशेषता जो है सरल एवं कम खर्चीली प्रणाली है, छोटी शाखाओं के लिए उपयुक्त। दूसरा जो है स्टॉक एंड देनदार प्रणाली। यह प्रणाली अपेक्षाकृत विस्तृत होती है। इसमें शाखा स्टॉक, शाखा देनदार तथा शाखा खाता तथा शाखा समायोजन खाता अलग अलग बनाए जाते हैं। लाभ निर्धारण। इस प्रणाली में माल को सामान्यतः चालान मूल्य पर भेजा जाता है। शाखा समायोजन खाते के माध्यम से माल में निहित लाभ को अलग किया जाता है। लाभ ज्ञात करने के लिए शाखा समायोजन खाते का शेष शाखा लाभ एवं हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार वास्तविक सकल लाभ और शुद्ध लाभ का सही निर्धारण संभव होता है। विशेषता जो है स्टॉक पर बेहतर नियंत्रण, लाभ की सटीक गणना, बड़ी शाखाओं के लिए उपयोगी। और तीसरा जो है इसका प्रणाली जो है तीसरा विधि जो है तीसरा वो है अंतिम खाते प्रणाली। इस प्रणाली में शाखा के अलग से व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। लाभ निर्धारण जो है सबसे पहले व्यापार खाता बनाकर सकल लाभ ज्ञात किया जाता है। सकल लाभ बराबर शुद्ध बिक्री माइनस विक्रेतित माल की लागत। इसके बाद लाभ हानि शाखा के सभी खर्चे आय दर्ज किए जाते हैं। शुद्ध लाभ बराबर सकल लाभ जोड़ अन्य आय माइनस सभी खर्च। यदि खर्च अधिक हो तो शुद्ध हानि प्राप्त होती है। विशेषता जो है सबसे विस्तृत एवं वैज्ञानिक विधि शाखा के प्रदर्शन का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है। बड़ी एवं महत्वपूर्ण शाखाओं के लिए उपयुक्त। निष्कर्ष में जो है आश्रित शाखाओं के खाते रखने के 3 प्रमुख विधियां देनदार प्रणाली, स्टॉक एवं देनदार प्रणाली तथा अंतिम खाते प्रणाली। देनदार प्रणाली सरल है जबकि स्टॉक एवं देनदार प्रणाली अधिक नियंत्रण प्रदान करती है। अंतिम खाते प्रणाली सबसे विस्तृत और सटीक लाभ निर्धारण करती है। शाखा के आकार और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त विधि का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम 4 ऐसे क्वेश्चन देखे जो कि इम्पोर्टेंट हैं और जो रिपीट होते हैं, जो कि आने के संभावना जिसके ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद भी जो है हमारा कुछ वीडियो आएगा इसी टॉपिक पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें जो है कवर करने हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जो है चैनल पर अपलोड है, पिछला भी वीडियो देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह आंसर लिखना होता है और क्या आंसर उसका जो है होता है। हम जो है यहाँ पर कोई भी PDF वगैरह सेल करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है आपके सामने जो है PDF को रखते हैं। आप इस PDF से पढ़ाई भी कर सकते हैं और हम जो है इसे आपको अच्छी तरीके से समझाते भी हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही अपडेट हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं। धन्यवाद।